काशी कला कस्तूरी के तमाम नाज़रीन को, तमाम दर्शकों को मेरा मैं डॉक्टर शबनम, मेरा आदाब और नमस्कार। और सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की सभी देशवासियों को मुबारकबाद। गांधी जी का ये लक्ष्य था कि अहिंसा, ईमानदारी और स्वच्छ प्रथाओं के जरिए हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं, स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं, स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डीबी चौधरी जी। डीबी चौबे जी जो फिलोसफी डिपार्टमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। सर, मैं आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर, आज का के परिप्रेक्ष्य में हम गांधी दर्शन को और शास्त्री जी के मूल्यों को कहाँ तक देखते हैं, किस तरह आज के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं? आज गांधी दर्शन की उपादेयता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान समाज भौतिकता के पीछे भाग रहा है। अधिक से अधिक संपदा कमाने की होड़ लगी हुई है। गांधी जी कहते थे कि यदि हम भोग और विलास के पीछे भागेंगे, जाएंगे, दौड़ेंगे, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनका कहना था कि हमारे पुरखों ने भोग की एक सीमा बांध दी कि तुम्हें इतना ही भोगना है, इससे अधिक नहीं भोगना है। वे कहा करते थे कि आधुनिक सभ्यता, इस सभ्यता ने मनुष्य को भोगवादी बना दिया है, और जब तक आधुनिक सभ्यता के पीछे हम दौड़ेंगे तब तक मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता है। मानव जीवन तभी सुखी होगा जब हम भौतिकता के ऊपर अंकुश लगाएंगे। वे कहा करते थे कि मैं भौतिक विकास को विकास नहीं मानता हूं, क्योंकि भौतिक विकास मानव के अंदर मानवता नहीं रहने देता, वह मानव को पशु बना देता है। इसलिए मैं नैतिक विकास को विकास मानता हूं। उनका कहना था कि जब तक नैतिकता का विकास नहीं होगा, जब तक व्यक्ति में नैतिक विकास नहीं होगा, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए वे भौतिकता को विकास नहीं मानते थे, वो नैतिकता को विकास मानते थे। दूसरी बात है कि उनका यह कहना है कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने उस तरह के अस्त्रों का निर्माण नहीं किया जो संहारकारक हो। गांधी जी यंत्रों के विरोधी थे, इसलिए यंत्रों का विरोध करते थे, क्योंकि उनका यह कहना था, उनका यह मानना था कि यदि यंत्र का विकास होगा तो यह विकास मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देगा, मनुष्य मानवता को वह समाप्त कर देगा। और आज हमें देखने को मिल रहा है। गांधी जी का यह कथन आज समीचीन प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो एक सिस्टम में वायरस को प्रवेश करा करके पूरी दुनिया का संहार करना चाहते हैं, और इसलिए वो संहार करना चाहते हैं कि मेरी ही केवल सत्ता बनी रहे और कोई बचे नहीं। आज बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। ये अस्त्र जो है मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं बन रहे हैं, ये संहारक अस्त्र हैं। गांधी जी कहते थे कि इस प्रकार के अस्त्रों का मैं विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि वो वैसे अस्त्रों का निर्माण हो, ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो जो जिससे मानव का कल्याण हो सके। मानव के लिए जो विध्वंसकारी अस्त्र बन रहे हैं, शस्त्र बन रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। और आज देखने को मिल रहा है कि गांधी ने आज से जो 100 वर्ष पहले जो बात सोची थी, आज कितना प्रासंगिक हो रहा है कि शस्त्र के पीछे, शस्त्र मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रहा है। तो इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि गांधी जी का विचार आज बहुत ही प्रासंगिक
हो गया है। और गांधी के दर्शन को, गांधी के अहिंसा को, गांधी के सत्य को लेकर के यदि हम नहीं चलेंगे तो दुनिया का संहार जो है निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। तो गांधी दुनिया को बचाना चाहते हैं, वह दुनिया को बचाना चाहते हैं। वह केवल भारत के ही कल्याण की बात नहीं करते, वह दुनिया की कल्याण की बात करते हैं। और कई बार वो कहते हैं कि मैं भारत को स्वतंत्र इसलिए देखना चाहता हूं कि भारत स्वतंत्र हो करके दुनिया के किसी व्यक्ति को परतंत्र न रहने दे, वह दुनिया को स्वतंत्र रखे। वैचारिक स्वतंत्रता आवश्यक है, गांधी जी कहते थे, वैचारिक रूप से हमें स्वतंत्र जो है रहना है। दूसरी बात उनका यह मानना था, शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उनके विचार हैं। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, यह गांधी विचारों से कुछ मिलती जुलती है। गांधी जी का यह मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को रोजगार दे सके, यानी वो रोजगार परक शिक्षा के समर्थक थे। इसलिए कहते थे कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमें रोजगार परक शिक्षा देनी है। और दूसरी बात उनका यह भी कहना था कि यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो जिस क्षेत्र में हम शिक्षा दे रहे हैं यह देखना है कि उस क्षेत्र में किस चीज का बाहुल्य है, तो उस क्षेत्र को देख करके उसके अनुरूप भी हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऐसा देश है जहां यानी कृषि को तो मानते ही थे, कृषि प्रधान देश है यह, तो कृषि को ध्यान में रखना है कि जिस बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर हम शिक्षा दे रहे हैं उस क्षेत्र में गेहूं की उपज अधिक होती है, चने की उपज अधिक होती है, धान की होती है, कपास की होती है, किस चीज की खेती अधिक होती है, तो उसको ध्यान में रख करके हमें शिक्षा देनी है कि वह लड़का शिक्षा ग्रहण करके वह रोजगार प्राप्त कर जाए। वो यह चाहते थे कि कोई बेरोजगार न रहे। उनका यह मानना था कि बेरोजगारी तभी दूर होगी जब छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका विरोध हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े उद्योगों के समर्थक थे। गांधी जी ने जब हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी तो हिंद स्वराज पुस्तक पढ़ने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पत्र लिखा कि बापू, मैं आपका सम्मान करता हूं और मुझे यह भी विश्वास है कि आप ही के नेतृत्व में यह देश स्वतंत्र होगा, लेकिन हिंद स्वराज में जो आप बात कह रहे हैं वह देश के लिए उपयोगी नहीं है, देश पिछड़ जाएगा। गांधी जी ने कहा कि यह तुम्हारा विचार हो सकता है, इस पर हम लोग शास्त्रार्थ कर सकते हैं, लेकिन मेरी आज भी यह मान्यता है कि हिंद स्वराज के अनुसार चलने से ही देश आगे बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा। मैं देश को ध्यान में रख करके हिंद स्वराज की रचना किया हूं कि हिंद स्वराज के अनुसार यदि यह देश चलेगा तभी इस देश का कल्याण होगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस तुम बड़े बड़े उद्योगों की बात करते हो, वह बड़े बड़े उद्योग व्यक्ति को बेकार बना देंगे, वह बड़े बड़े उद्योग देश में बेकारी की समस्या बढ़ा देंगे। इसलिए मैं बड़े बड़े उद्योगों का पक्षपाती नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश में छोटे छोटे उद्योग खुले, छोटे छोटे उद्योग खुले और इस देश की परिस्थिति के अनुसार उद्योगों का निर्माण होना चाहिए। तुम पाश्चात्य जगत के आधार पर जो है बड़े बड़े मशीनों का निर्माण करना चाहते हो। मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूं, गांधी जी कहते हैं, लेकिन मैं उन मशीनों का विरोधी हूं जो मशीनें बेरोजगारी पैदा करती हैं। मैं छोटे छोटे मशीनों का हिमायती हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे मशीनें जो हैं इस देश में बने, जिससे छोटे छोटे मशीनें बने। वो चाहते थे कि जैसे कुम्हारकार है, कहते कुम्हारकार के लिए कुछ छोटी मशीन बने जिससे कि अच्छे अच्छे जो है कुम्हारकार जो है बर्तन का निर्माण कर सके, नाना प्रकार की चीजों का निर्माण कर सके। इसलिए वो चाहते थे कि इस देश की परंपरा जो है, यानी रोजगार इस देश की परंपरा से जुड़े हुए हैं, उस रोजगार को वह बढ़ाना चाहते थे। यह गांधी जी की जो है एक मूलभूत दृष्टि जो है रही है। उनका ये कहना था कि यह यानी बड़े यानी यंत्रों का जो आविष्कार हुआ, बड़े बड़े हथियारों का जो आविष्कार हुआ, उस हथियारों ने विश्व युद्ध पैदा कर दिया। ये जो बड़े बड़े हथियार, एटम बम नहीं बनते, बड़े बड़े हथियार नहीं बनते, तो आज इतने बड़े लोगों का संहार नहीं होता।
प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो संहार हुआ। इसलिए गांधी जी कहते थे कि पंडित नेहरू, मेरी बात को तुम मान जाओ और छोटे छोटे उद्योगों को तुम बढ़ावा दो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य दृष्टि लेकर के हुई थी, इसलिए वह गांधी जी के मत से सहमत नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी ने अपना एक विचार जो है इस देश के सामने जो है रखा। और अहिंसा, आज अहिंसा की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि आप यह देख रहे हैं कि चारों ओर अस्त्रों के निर्माण की होड़ लगी हुई है। बड़े बड़े देश बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। यदि बड़े बड़े अस्त्रों का निर्माण होगा तो यह दुनिया कितने दिन तक चलेगी। इसलिए गांधी जी का यह कथन कि हमें अहिंसावादी बनना होगा। बिना हिंसा के देश का कल्याण नहीं हो सकता है, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। अहिंसा रूपी अस्त्र को लेकर के हमें चलना होगा यदि दुनिया को बचाना है। और यह अहिंसा रूपी अस्त्र अनादिकाल से चला रहा है। करें कि यह मेरी कोई नवीन खोज नहीं है। हमारे देश के ऋषियों ने, महर्षियों ने अहिंसा रूपी अस्त्र का निर्माण किया है। तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अहिंसा रूपी अस्त्र का निर्माण इसलिए किया है कि दुनिया की रक्षा हो सके, दुनिया आगे बढ़ सके। अहिंसा के रास्ते पर ही दुनिया आगे बढ़ेगी। हिंसा के रास्ते पर कोई देश, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गांधी जी हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे और अहिंसा को लेकर के चलते थे। कुछ लोगों ने कहा गांधी जी से कि आप अहिंसा की बात करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि अहिंसा जो है यह कायरों का अस्त्र है। तो गांधी जी कहते कि नहीं, अहिंसा बहादुरों का अस्त्र है। जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वही अहिंसा को लेकर के चलते हैं। कायर व्यक्ति हिंसक होता है। और यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चुनाव करना होगा तो मैं हिंसा का चुनाव करूंगा, कायरता का चुनाव नहीं करूंगा। इसलिए गांधी जी सबको अभय बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि सब निडर बनो। जब आप निडर बन जाएंगे तो बड़े बड़े अस्त्रों के सामने आप झुकेंगे नहीं। अहिंसा में एक ऐसा बल है कि बड़े बड़े हिंसात्मक शस्त्रों को वह अपने सामने झुका सकता है। और गांधी जी ऐसा करके दिखा दिए हैं स्वतंत्रता के आंदोलन में कि अहिंसा के बल पर जो है देश को उन्होंने स्वतंत्र किया। और देश को स्वतंत्र करके उन्होंने हमें यह बतलाया कि केवल भारत ही के लिए ही उपयोगी नहीं है, यह अमेरिका के लिए भी उतना ही उपयोगी है, चीन के लिए भी उतना ही उपयोगी है, अन्य देशों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसलिए कहते थे कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, उसी सभ्यता को यदि हम लेकर के चलेंगे तो दुनिया बच सकती है, और पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के चलेंगे तो हम दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कभी कभी कहते थे कि हिंदुस्तान की सभ्यता से आप वैसे ही चिपके रहें जैसे बच्चे अपने मां से चिपका रहता है। इस प्रकार गांधी जी जो है हिंदुस्तान की सभ्यता के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति से बलवान संस्कृति दुनिया में और कोई भी नहीं है। यद्यपि अन्य संस्कृतियों के वो आलोचक नहीं है, लेकिन उनका यह मानना है कि अन्य जो संस्कृतियां हैं वो भौतिकता को लेकर के चलती हैं और भारत की संस्कृति त्याग को लेकर के चलती है। यहां पर एक चीज का स्पष्ट करना मैं चाहूंगा कि गांधी जी भौतिकता के विरोधी नहीं थे। कहते थे कि भौतिकता आवश्यक है, भोग आवश्यक है, लेकिन हमें उतना ही भोगना है जितना भोगने की जरूरत है। क्योंकि हमें वस्त्र की जरूरत है, पानी की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, मकान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। इस भोग को हमें भोगना है, यह आवश्यक है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन इसके पीछे हमें नहीं भागना है। हमें भौतिकता को ही सब कुछ नहीं मान लेना है। इसलिए वो भौतिकता और त्याग दोनों में समन्वय करना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारे देश के ऋषियों ने श्रेय और प्रेय में समन्वय स्थापित किया। कहा कि दोनों का जब समन्वय होगा तभी जो है राष्ट्र का कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए त्याग और भोग दोनों का समन्वय करके हमें चलना है, जीवन को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, दुनिया को चलाना है। इस प्रकार की दृष्टि महात्मा गांधी की रही है। और वह शिक्षा
यह मानते थे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, यानी शिक्षा को चरित्र निर्माण में वो आवश्यक मानते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उस गुरुकुल की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि गुरुकुल के छात्र श्रम भी करते थे, यानी गांधी श्रम को महत्व देते थे और शिक्षा दोनों साथ साथ चलते, श्रम भी चलता था और शिक्षा भी चलती थी। इसलिए गांधी का दर्शन श्रम पर भी आधारित है। उनका कहना है कि यदि या हम कह सकते हैं कि यह श्रम की संस्कृति है और आज देश को यदि हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं तो हम श्रम के आधार ही पर बना सकते हैं। गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी की उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह स्वदेशी आत्मनिर्भरता का दर्शन है। स्वदेशी को अपनाकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए गांधी के दर्शन में स्वदेशी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वह स्वदेशी की अवधारणा को लेकर के चलते थे। कहते थे कि आर्थिक रूप से हमें स्वतंत्र भी रहना है। आर्थिक स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े हिमायती थे और आर्थिक दृष्टि से हम स्वतंत्र तभी रह सकते हैं जब हम स्वदेशी को अपना करके चलेंगे। हमें देखना है हमारे देश में क्या होता है, कौन सी वस्तुएं होती हैं, उनका जो है हमें उत्पादन करना है। लेकिन एक बात और है उनका कि उनका यह भी मानना था कि यह जो उत्पादन है वह भोग के लिए न हो, वह उत्पादन व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए हो, व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए हो। आजकल कुछ ऐसे विचारक पाश्चात्य जगत में पैदा हुए हैं, भारत में भी, उनका मानना है कि यदि हम कंप्यूटर को लेकर के नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। यानी उनका यह मानना है कि साहित्य, संस्कृति, दर्शन, धर्म को लेकर के चलने वाला देश पिछड़ जाएगा। गांधी जी का कहना है कि नहीं, जो देश धर्म, संस्कृति, साहित्य को छोड़ देगा वह देश बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता है, ऐसी गांधी की मान्यता है। और आपने यह देखा कोरोना काल में, कोरोना काल ने यह साबित कर दिया कि धर्म, दर्शन, संस्कृति को छोड़ करके कोई देश जीवित नहीं रह सकता। हम लोग हमारा देश इसलिए जीवित रहा, उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना अमेरिका प्रभावित हुआ, जितना इंग्लैंड प्रभावित हुआ, जितना अन्य देश प्रभावित हुए, इसलिए कि हमने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, हम धर्म को लेकर के चलने लगे, हम योग को अपना करके चलने लगे, योग को लेकर के चलने लगे, अपने जीवन में हम जो है इसे उतारने लगे। तो इस प्रकार लियोटार्ड वगैरह कुछ ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो यह मानकर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। गांधी कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी का उतना ही विकास होना चाहिए जितना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो वह संहार कारक हो जाएगी। और उस टेक्नोलॉजी का विकास, टेक्नोलॉजी के विकास में हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि हम यह टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं तो यह मनुष्य के कल्याण के लिए कर रहे हैं कि संहार के लिए कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं कि संहारक हो गई है। गांधी जी कहते थे कि उस टेक्नोलॉजी का मैं समर्थक नहीं हूं जो संहार करती है, मैं उस टेक्नोलॉजी का समर्थक हूं जो निर्माण करती है। इसलिए गांधी दर्शन में निर्माणकारी टेक्नोलॉजी का महत्व है, विनाशकारी टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं है। और निर्माणकारी टेक्नोलॉजी तभी हो सकती है जब हम अपने पूर्वजों की टेक्नोलॉजी को लेकर के चलेंगे। पूर्वजों ने जो राह हमें दिखाई है, हमारे पुरखों ने जो हमें राह दिखाई है, उनकी राह को लेकर के चलेंगे तभी जो है हमारा कल्याण होगा। गांधी जी एक दोहा प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है तुलसीदास का। कहते हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। गांधी कहते हैं कि हमारे तुलसीदास ने यह दोहा लिखा है, यानी इस दोहे का तात्पर्य है कि दया से, करुणा से बड़ा आत्मबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। करुणा और दया को लेकर के चलेंगे तो हम दुनिया को बचा सकते हैं।
तमाम ऐसे देश हैं जिनके अंदर करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं है, दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। गांधी कहते हैं कि करुणा, दया, प्रेम ही दुनिया को बचाने में समर्थ है, अन्यथा यह दुनिया बचेगी नहीं। बिना करुणा के, बिना दया के, बिना प्रेम के राष्ट्र, दुनिया चल नहीं सकती है। इसलिए इसे हमें अपनाना है, इसे अपने जीवन में जो है हमें उतारना है। बहुत पहले कहा जाता था, एक जीने का सिद्धांत था जिसे सभी लोग जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके जीवित रहती है। यह बहुत दिनों तक सिद्धांत चला। फिर एक दूसरा सिद्धांत आया कि जियो और जीने दो। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि जियो और दूसरे के जीने में मदद करो, दूसरे के जीने में मदद करो। यानी जब तक हम दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम मनुष्य नहीं हैं, हमें दूसरे के बारे में सोचना है। इसीलिए वह सत्याग्रह करते थे, अपने को कष्ट में डालते थे, दूसरे को वो कष्ट में नहीं डालते थे। इसलिए उनका कहना है कि दूसरे को जीने के लिए, दूसरे कैसे जिए उसके लिए यदि हमें बहुत बड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो हमें उस कष्ट को जो है उठाना चाहिए। इसलिए दूसरे की मदद करो कि दूसरा कैसे जीवित रहे। और दूसरे में केवल मनुष्य ही नहीं है, प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक पौधा है, वनस्पति है, प्रकृति है। यदि हम प्रकृति को, वनस्पति के, पौधे को ध्यान में लेकर के चलेंगे तो पर्यावरण की समस्या भी हमारे सामने नहीं आएगी। तो उनके अहिंसा पर्यावरण में भी बहुत बड़ी लाभकारी है। उनका यह मानना था कि ये तुम किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की हत्या करते हो तो ये भी हिंसा ही है, इसे वो हिंसा मानते थे। इसलिए उनका कहना था कि हमें पेड़ की भी रक्षा करनी है, पौधों की भी रक्षा करनी है, जल की भी रक्षा करनी है, इन तमाम चीजों की रक्षा करनी है। एक अचानक मुझे एक बात याद आ गई। एक बार गांधी जी आनंद भवन में, नेहरू जी के आनंद भवन में टिके हुए थे और गांधी जी की विशेषता थी कि वह एक लोटे पानी से ही सवेरे वह मंजन करते थे, मुंह हाथ धोते थे। अचानक पानी लिए हुए थे लोटे में और आधा पानी गिर गया। वह चिंतित हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बापू, यहाँ 3 नदियां बहती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, जल की चिंता न करें। गांधी जी ने कहा कि नेहरू, तुम्हें आज की चिंता है, मुझे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है कि यह जल कैसे सुरक्षित रहेगा। यानी यह एक दृष्टि देखिए, एक दूरदर्शी दृष्टि कि गांधी उस समय जल की उन्हें चिंता है। यानी ये उनको लग रहा है कि एक दिन ऐसा समय आ सकता है कि जल के बिना दुनिया न चल पाए, जल की आवश्यकता पड़ जाए। जल जो है जिसे हम जीवन कहते हैं, जल के बिना लोग मरने लगे, एक ऐसा भी समय आ सकता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि कई ऐसे देश हैं, यहाँ तक हमारे देश में भी कभी कभी जल की समस्या पैदा हो जाती है। तो उस समय गांधी इसके बारे में सोचे थे, जल के संदर्भ में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने यह बात कही थी। दूसरी बात है कि पश्चिम की सभ्यता निरीश्वरवादी है। गांधी जी ईश्वरवादी थे, ईश्वर में उन्हें बहुत बड़ा विश्वास था और वह यह भी कहते थे कि कभी कभी मुझे ईश्वर से बात भी होती है। जब डॉक्टर राधा कृष्णन और तमाम लोग इस बात को नहीं मानते थे। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर अनशन पर बैठे हुए थे पुणे में, उसमें गांधी जी लिखते हैं कि मुझे 12 बजे रात को एक सपना आया। ईश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाया कि गांधी, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम अनशन क्यों नहीं करते। कहे कि मेरी बात हो रही है, स्वप्न में ही मैं बात कर रहा हूं और वह स्वप्न नहीं है। पर एक लिखते हैं कि उसे मैं सपना नहीं मानता, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर से मेरी वार्ता हो रही है। मैं प्रश्न कर रहा हूं और ईश्वर का जवाब आ रहा है, और अंत में प्रश्न उत्तर करते करते मुझे भगवान ने कहा कि तुम्हें अनशन पर बैठना है। इसलिए मैं 21 दिन अनशन पर बैठा और यह ईश्वर का आदेश था। जब उस समय कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, बड़े बड़े लोगों ने आलोचना की कि गांधी का स्वप्न था, ईश्वर से उनकी वार्ता नहीं हुई है, एक उनका आभास था। लेकिन गांधी ने कहा कि तुम लोग इसे आभास मानो, मैं इसे आभास नहीं मानता हूं, डायरेक्ट मेरे ईश्वर से जो है वार्ता हुई है।
साक्षात्कार हुआ है। तो इस प्रकार गांधी जी का ईश्वर में भी बहुत बड़ा विश्वास था और उनका यह मानना था कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ईश्वर में विश्वास करने से होता है, और ईश्वर में यदि हम विश्वास करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। वह उनको, जैसे आप जानती होंगी कि गीता पर उनका बहुत बड़ा विश्वास था, और उनका यह कहना था कि जब कोई मेरे सामने समस्या आ जाती थी तो मैं गीता को लेकर के बैठता था, और गीता के द्वारा मेरी समस्या का समाधान हो जाता था। इसलिए वो गीता को माता कहते थे, और कहते थे कि जैसे माता में सहायता करती है उसी तरह गीता माता समय समय पर मेरी सहायता करती रही है। तो इस प्रकार गांधी का जीवन था, और मैंने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका जीवन एक सदाचारी का जीवन था, एक महात्मा का जीवन था, एक चरित्रवान व्यक्ति का जीवन था। यानी उनका जीवन एक संत का जीवन था। जैसे संत जीवित रहते हैं उसी तरह गांधी जी का पूरा जीवन जो है व्यतीत हुआ है। और इसे यदि आप जोड़ना चाहें तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ विषय जोड़ा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जीवन एक सादा जीवन रहा है, एक सरल जीवन रहा है, एक सहज जीवन रहा है, जिस तरह की गांधी जी का जीवन रहा। और दोनों व्यक्तियों में समानता यह है कि गांधी जी भी कृषकों के समर्थक थे और लाल बहादुर शास्त्री भी कृषकों के समर्थक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा ही था कि जय जवान जय किसान। यानी शास्त्री जी और गांधी जी का यह मानना था कि जब तक हम किसानों को केंद्र में रख करके नहीं चलेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ये लोग ग्राम को केंद्र में रखना चाहते थे। ग्राम पर इन लोगों की दृष्टि थी, क्योंकि किसान गांव में ही रहते हैं, उनका जीवन गांव में ही व्यतीत होता है। इसलिए ये लोग गांव का विकास करना चाहते थे, लेकिन गांव का विकास शहर को ध्यान में रख करके नहीं करना चाहते थे। गांव का विकास गांव को ध्यान में रख करके ये दोनों लोग करना चाहते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी तो महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर के चलने वाले थे, और उनका पूरा जीवन एक आदर्शमय जीवन रहा है। प्रधानमंत्री रहे तब का भी जीवन उसी तरह का जीवन था, सादा जीवन था, सहज जीवन था, सरल जीवन था। किसी भी प्रकार की बनावट उनके अंदर नहीं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को यदि हम अपने आचरण में उतार करके चलेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। इसलिए अंत में मुझे यही कहना है कि हमें गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को आगे रख करके, अपने सामने रख करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इनके आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि एक आदर्श भारत का निर्माण हो सके, एक आदर्श देश का निर्माण हो सके, एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सके, एक वैभवशाली देश बन सके। यही इन लोगों के बारे में मुझे कहना है। सर, आपने सही कहा कि हम उनके आदर्शों पर चले, हम उनके मूल्यों पर चले, जिससे एक हमारे मुल्क की जो तकदीर है वो और दरख्शिंदा हो, वो और चमके। क्योंकि दोनों ही शख्सियत हिंदुस्तान की तारीख में एक चमकता हुआ सितारा है, जिससे पूरा मुल्क मुनव्वर है, पूरे मुल्क रोशन है, उनके मूल्यों से, उनके आदर्शों से, उनके सिद्धांतों से। और गांधी जी ने तो वाकई ये बात कही थी कि ये जो है हमारा जो सिद्धांत है, जो आदर्श है, अगर हम उसको अनुभव करें तो हकीकत में वो एक सुंदर, स्वच्छ और खूबसूरत समाज का निर्माण करता है और स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण करता है। और रही बात हम लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उनके जो मूल्य थे, जो उनके वैल्यूज थे, तो हकीकत में जरूरत है उन्हीं वैल्यूज पर चलने की, जरूरत है उन्हीं मूल्यों पर चलने की। क्योंकि अगर हम
कहीं भी तनिक भी हम डिगेंगे उन मूल्यों से और गांधी जी के आदर्शों से, तो यकीनन देश को कहीं ना कहीं खतरा है। देश को कहीं ना कहीं इसका खमियाजा हम लोगों के अपने कामों की वजह से भुगतना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये देश यूं ही चमकता रहे, दमकता रहे, और हम गांधी के आदर्शों पर चलें, हम लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों पर चलें, उनके बातों पर चलें, क्योंकि एक ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व, अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ऐसा व्यक्तित्व यकीनन वो हिंदुस्तान की तारीख के एक अहम अहम व्यक्तित्व हैं, क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ, जिस सच्चाई के साथ वो चले, यहाँ तक कि बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस में भी वो जाते थे। एलिजाबेथ से मिलने जा रहे हैं तो वो रफू कराकर पहन के जा रहे हैं कोट, और कह रहे हैं कि जब लोगों ने कहा, उनके बच्चों ने कहा कि आप रफू करा के क्यों जा रहे हैं, ये तो कोट फटा हुआ है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं कि नहीं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं नया बनवा कर क्यों जाऊं, अगर ये रफू कराते ही बेहतर हो सकता है। तो हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जिसके ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसे राष्ट्रपिता हुए हैं, तो हम जरूर उनके आदर्शों पर चले, उनके मूल्यों पर चले, उनके व्यक्तित्व को, उनकी शक्ति को अपनी जिंदगी में उतारें, क्योंकि वो सब, उन लोगों की बातें हमारे जिंदगी में रोशनी पैदा करेंगे, हम तारीकी में भी एक नया रास्ता बना लेंगे। सर, आपने जितनी बातें कही, अहिंसा की बातें कही, आपने शिक्षा की बातें कही, आपने जो विध्वंसकारी जो वेपन बन रहे हैं, आपने उसकी बात की, तो हकीकत है कि मुझे भी यही लगता है कि क्यों नहीं पूरी दुनिया एकजुट होती है और इन जो विध्वंसकारी वेपन है, और इससे बड़ा फख्र महसूस किया जाता है कि किसी भी मुल्क के लिए, वो चाहे मेरा मुल्क हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मुझे लगता है कि इस पे लोग जो सीना चौड़ा करते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक बम है तो मेरे पास भी 10 है, नहीं तो ये 10 या एक बम किसके लिए बन रहे हैं? ये बड़े बड़े जो इस तरह के हथियार बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? इंसान को विनाश करने के लिए बन रहे हैं। इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये इस बात का कहीं ना कहीं, ये इस बात की तकलीफ होती है कि नहीं, ये सब विध्वंस तक चीजें बंद होनी चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव चीजें होनी चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए। क्योंकि गांधी जी जिस शिक्षा की बात करते हैं, जिस अहिंसा की बात करते हैं, और जिस मूल्यों पर चलने की बात करते हैं, वो मामूली बात नहीं है, क्योंकि अहिंसा पर चलकर ही इतने बड़े राष्ट्र को और इतनी ताकतवर पूरे अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी अहिंसा के बेस पर। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, अहिंसा में वाकई शक्ति है और बहुत शक्ति है। वो जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण से जोड़ा, और पर्यावरण आज जो डिसबैलेंस हुआ है, उसका ही नतीजा आज हम तमाम तरह की महामारियों से जोड़ देख रहे हैं कि हम कितने परेशान हैं, पूरी पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो इस तरह की चीजों को, पानी, आज जो आपने भी पानी की बात की, तो वाकई में बूंद बूंद, और आज देखिए कि जल है तो कल है, इस तरह से नारे अब लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? वो उतने पहले जबकि पानी के इफरात था, उस वक्त भी पानी की कमी को महसूस किया कि हमारी आने वाली जनरेशन परेशान होगी, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पानी के लिए परेशान होगी, और कहा भी जाता है कि अगर तीसरी जंग हुई तो वो पानी के लिए होगी। तो इस तरह की चीजें ना आए, हमको एक एक बूंद बचाना है। तो यही, इसीलिए आपने भी सही कहा कि हम तभी एक स्वस्थ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे कि जब हम गांधी के आदर्शों पर चलेंगे, हम लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों पर चलेंगे। तो सर, ये मुझे लगता है कि जितना हम लोग बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि जो दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं, अगर हम गांधी और शास्त्री के एक एक चीज को भी अपनी जिंदगी में उतार लें, तो ये राष्ट्र वाकई में सोने की चिड़िया हो जाएगा। और आपस में जो एक प्यार है, एक जो मोहब्बत है, जो अहिंसा परमो धर्म है, वो सब सारी चीजें फिर हो जाएगा। पूरे पूरे राष्ट्र में राम राज्य होगा, किसी को किसी से भय नहीं होगा, क्योंकि वो भय मुक्त राष्ट्र चाहते थे। तो इस तरह से हम, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी बातें की हैं, वो वाकई में आपने गागर में सागर भर दिया है, बहुत कम वक्तों में, और बहुत अहम बातें आपने की, और हर चीज को,
हर पॉइंट को आपने रखा, उनके आदर्शों को। तो इसी के साथ साथ मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करती हूँ और काशी कला कस्तूरी के तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। और इन्हीं तरह से जब हम याद करते हैं गांधी और शास्त्री को, तो यकीनन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि अच्छा, कभी कभी ये कहा जाता है कि नहीं, हमको सिर्फ भाषणबाजी से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाषणबाजी की एक शब्द भी अगर हमारे बच्चों के दिमाग में घर कर गई, तो यकीनन उनके दिमाग में अच्छी चीजें, एक अच्छी तस्वीर बनेगी, एक अच्छा जहन बनेगा, फिर एक अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में वो चीजें उनके सहायक होंगी और एक अच्छा समाज बनेगा। तो इन्हीं के साथ साथ सर, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अगले प्रोग्राम तक के लिए सबको आदाब, मेरा नमस्कार। नमस्ते जी सर, उससे लीव हो जाइए। ठीक है जी, क्या कहिए सर, लीव हो जाइए। ठीक, हाँ, लीव हो जाइए, लीव।